बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने लगे हैं पैथोलॉजी में मेन लिवर फेलियर को। ठीक है, अब लिवर फेलियर जो है ना वो दो तरह का हो सकता है। ठीक है, मेडिकली हम देखते हैं कि एक्यूट है या क्रोनिक है। ठीक है, एक्यूट जो होगा उसका ऑनसेट बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। ठीक है, हेपेटिक डिसफंक्शनिंग हो रही होगी, हेपेटिक सेल जो फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे डीरेल्ड हो चुके होंगे, बट विद इन वेरी 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 शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेस दैन 3 मंथ्स में दैट वुड मतलब हो जाएगा, दैट इज़ एक्यूट लिवर फेलियर। और अगर उसका जो ऑनसेट है वो इंसिडियस है, स्लो है, और फिर जाके हेपेटिक डिस्टर्बेंस हो रही है और हेपेटिक इंजरी पहले से थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज क्रोनिक। ठीक है, इट टेक्स अप ईयर्स एंड वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। ठीक है, दैट इज क्रोनिक लिवर फेलियर। अब सबसे पहले हम एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं, यहाँ कट ऑफ पॉइंट बुक में लिखा हुआ है दैट इज विद इन 26 वीक। ठीक है, इनिशियल लिवर इंजरी। ठीक है, एक्यूट लिवर फेलियर इज डिफाइंड एज एक्यूट लिवर इलनेस एसोसिएटेड विद इंसेफलोपैथी एंड कोगुलोपैथी। क्योंकि इंसेफलोपैथी क्यों होगी? क्योंकि अमोनिया के लेवल्स ज़्यादा हो जाएंगे। जब अमोनिया के लेवल ज़्यादा होते हैं तो ये क्या करते हैं, अमोनिया इंटॉक्सिकेशन करते हैं, हमारे जो ब्रेन्स के एस्ट्रोसाइट्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, ब्रेन के सारे फंक्शन, दैट्स वाई अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, अमोनिया इंटॉक्सिकेशन होती है। सेकेंड इज कोगुलोपैथी। ठीक है, ये क्यों हो रही होती है? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर वाला काम भी होता है ना लिवर का, उनकी मैचुरेशन करवाना। So if it occurs within 26 week of the initial liver injury, तो इसको हम क्या कहते हैं, acute liver failure। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? नॉजिया, वॉमिटिंग एंड जॉर्डिनेस, ये तो स्टार्टिंग होंगे इनिशियल। ठीक है, उसके बाद फॉलो करता है हेपेटिक इंसेफलोपैथी एंड कोगुलेशन डिफेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि अब मेच्योर नहीं हो रहे होंगे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम, पीटी, एपीटीटी, ये सारे बढ़ जाएंगे। सही है, सो दैट इज एक्यूट लिवर इंजरी या एक्यूट लिवर फेलियर। ठीक है, और इट कुड लीड टू डेथ इवन अगर ट्रांसप्लांटेशन ना हो। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? एक्यूट के कॉजेज़ आपने ABCD से ही याद करने हैं। ए से एसिटोमिनोफिन। ठीक है, आपको पता है एसिटोमिनोफिन जो होता है वो हेपेटोटॉक्सिक होती है, मेटाबॉलिज्म में फार्मा में पढ़ के आ चुके हैं। हेपेटाइटिस ए, फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस करा सकती है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपकी जो लिवर इंजरी है वो हो सकती है इससे। ठीक है, उसके अलावा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ये ए से हो गया, बी से हेपेटाइटिस बी, सी से क्रिप्टोजेनिक मतलब इडियोपैथिक। ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये डी से क्या हो सकता है, ड्रग टॉक्सिन, हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस बी डी तब होता है जब पहले हेपेटाइटिस बी हो उस पेशेंट को, बट एनीवेज हेपेटाइटिस ई, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर होता है। उसके अलावा कुछ कॉजेज़ हैं जैसे विल्सन डिजीज़ है, बट कैरी सिंड्रोम है। बट कैरी सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी जो हेपेटिक वेन होती है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, या कोई ट्यूमर बाहर से आ जाता है जो कि इसको ड्रेन नहीं होने देता इनटू इंफीरियर वेना केवा, एंड फिर पीछे सारा मसला होना शुरू हो जाता है, बट इसको हम बाद में डिटेल में देखते हैं। ठीक है, और एफ से क्या होगा, फैटी चेंजेस, दैट कुड बी ड्यू टू फैटी चेंजेस आ जाती हैं आपकी अल्कोहलिज्म की वजह से। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे वल्प्रोएट है। ठीक है, बच्चों में रे सिंड्रोम होता है। तो ये सारे कॉजेज हैं एक्यूट लिवर फेलियर के। अब इसकी मॉर्फोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में इनिशियली क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेट्स आने की वजह से हेपेटिक जो साइज़ है वो बढ़ता है। ठीक है, हेपेटिक साइज स्टार्ट में क्या होता है, बढ़ता है, बट विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लिवर जो होता है वो श्रंक कर जाता है। ठीक है, बढ़ता है इसलिए क्योंकि उसके अंदर हेपेटिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, बट क्योंकि नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि हेपेटोसाइट की इंजरी है ना, नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा हो रही होगी, तो उसकी वजह से श्रंक कर जाता है लिवर। बट इसमें एक चीज़ जो सिरोसिस से डिफरेंट होगी, दैट इज़ कि इसमें अभी तक फाइब्रोसिस का ऑनसेट नहीं हुआ होता। ठीक है, फाइब्रोसिस नहीं हुई होती, तो इसकी मॉर्फोलॉजी में आपको बेसिकली मिलेगा क्या? ठीक है, आपको ये रीजन देख रहे हैं आप, ये सारा रीजन जो है ये नेक्रोसिस वाला है, लेकिन इसके सराउंडिंग में अगर आप देखें, ठीक है, ये वाला रीजन देखें, ठीक है, इसके अलावा ये वाला रीजन देखें, इधर सब में क्या हो रहा है कि ये सारे रीजनरेटिंग लिब्यूल्स हैं, रीजनरेटिंग सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स के। ठीक है, ये सारे, तो यहाँ पे आपको नेक्रोसिस मिल रहा है, साथ में ही आपको रीजनरेटिंग लिब्यूल्स भी मिल रहे हैं, बट समहाउ नेक्रोसिस जो होता है वो आउटपेस कर देता है रीजनरेशन को। ठीक है, लिवर जो होता है वो फिर भी क्या हो जाता है, श्रंक हो जाता है। लेकिन स्कार फॉर्मेशन जो होती है वो द टॉक्सिक इंजरी सच एज एसिटोमिनोफिन जो होती है उसके साथ जो होती है उसकी ओवरडोज की वजह से भी आपको पता है एक्यूट लिवर फेलियर होता है। यूजुअली टेक प्लेस विद इन आवर्स टू डेज विच इज़ टू ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम अलाउ फॉर द स्कार फॉर्मेशन। तो वो स्कार फॉर्मेशन ही नहीं होने दी थी, इतना ज़्यादा जल्दी नेक्रोसिस हो रहा था, क्योंकि स्कार फॉर्मेशन होने के लिए पहले इन्फ्लेमेशन होगी, देन ग्रैनुलेशन टिश्यू बनेगा, देन फाइब्रोसिस होगी, देन तो इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, बस आपने याद ये रखना है कि एक्यूट लिवर फेलियर में स्कार फॉर्मेशन नहीं हुई होती, बट मैसिव नेक्रोसिस हुआ होता है और रीजनरेटिंग लिब्यूल्स पेरिफेरी पे आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब आते हैं क्रोनिक लिवर फेलियर पे। दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट जस्ट टू किक स्टार्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। हम इनको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं विद द डिजीजेस। क्रोनिक लिवर फेलियर में क्या होता है, मैंने आपको बताया विद इन 26 वीक्स हो रहा हो तो दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट लिवर फेलियर, बट अगर उसका प्रोग्रेसिव ऑनसेट है डिजीज का, दैट वुड बी क्रोनिक लिवर फेलियर। एंड क्रोनिक लिवर फेलियर में क्या होता है, सिरोसिस होता है। सिरोसिस बेसिकली कोई डिजीज नहीं है, सिरोसिस इज अ मॉर्फोलॉजिकल थिंग, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, इसके कॉजेज होते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। ये सारे जो कॉजेज हैं ये किसके हैं, क्रोनिक लिवर फेलियर के, आपको याद करने हैं। सिरोसिस क्या है, सिरोसिस मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, ठीक है, ये आपको पहली बात याद रखनी है। In the end stage liver damage, which is characterized by disruption of normal hepatic parenchyma by bands of fibrosis and regenerative nodules of hepatocytes। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, आप पिक्चर को देख के आपको फौरन समझ आ जाएगी। अब इसमें क्या बन रही हैं, ये नोड्यूल्स हैं, ठीक है, ये नोड्यूल्स हैं। अभी इन नोड्यूल्स में क्या हो रहा है, इन नोड्यूल्स में बचे खुचे जो हेपेटोसाइट्स हैं वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ठीक है, बचे खुचे हेपेटोसाइट्स प्रोलिफरेट करने हुए। बाकी हर जगह पे क्या हो रहा है, फाइब्रस सेप्टा बन रहा है। हेपेटोसाइट्स की जगह क्या हो रहा है, फाइब्रस सेप्टा बन रहा है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ नेक्रोसिस आपको नजर आ रही है, हेपेटोसाइट्स सारे इंजर हो रहे हैं ये वाले सारे एरिया में। यहाँ पे सारा फाइब्रस सेप्टा बन चुका हुआ है और सेपरेट वो कर रहा है फाइब्रस सेप्टा किनको, ये मतलब डिमार्केटेड नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर आपको हेपेटोसाइट प्रोलिफरेट करते हुए नजर आए हुए। सो अगर आप बेसिक इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, बाहर से देखेंगे तो आपको नोड्यूलर लिवर मिलेगा, ठीक है, ग्रॉस पे जब आप उसे देखेंगे तो वो नोड्यूल्स की तरह अपीयर होगा, श्रंकन होगा क्योंकि फाइब्रोसिस हो रही है। फाइब्रोसिस बहुत मैसिव होती है और वो फाइब्रोसिस के बैंड्स होते हैं वो बेसिकली सेपरेट कर रहे होते हैं रीजनरेटिंग नोड्यूल्स को, ठीक है। सो सिरोसिस क्या है, एंड स्टेज लिवर डैमेज कैरेक्टराइज बाय डिस्रप्शन ऑफ नॉर्मल हेपेटिक पैरेनकाइमा। नॉर्मल हेपेटिक पैरेनकाइमा गया, नॉर्मल हेपेटिक डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी जगह क्या बन रहा है, फाइब्रोसिस हो रही है, ठीक है, फाइब्रस बैंड बन रहे हैं। एंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स हैं, जो बचे कुचे हैं वो रीजनरेटिव नोड्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। रीजनरेटिव नोड्यूल्स को कौन सेपरेट कर रहे हैं, फाइब्रस सेप्टा, ठीक है, या फाइब्रोसिस। अब ये इसके अंदर आपको समझना ज़रूरी है कि फाइब्रोसिस होती किस तरह। मैंने आपको बताया था कि हेपेटिक लिब्यूल के अंदर हेपेटोसाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली हेपेटिक शीट्स में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, और एक सेल लेंथ की थिकनेस होती है उनकी, और वो आपस में सेपरेटेड होते हैं बाय एंडोथीलियल साइनोसाइट्स, ठीक है, साइनोसाइड से। अब मैंने आपको बताया था कि एक हेपेटोसाइट और साइनोसाइड के दरमियान एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं स्पेस ऑफ डिसी, ठीक है, और इसके अंदर एक सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं इटोसेल्स, या दूसरा इनका नाम था स्टीलेट सेल्स, ठीक है। अब स्टीलेट सेल्स जो हैं, क्योंकि अब लिवर इंजरी हो रही है, हेपेटोसाइट्स इंजरी हो रही हैं, तो इसके रिस्पॉन्स में ये क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट, और जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, मायोफाइब्रोब्लास्ट बना देते हैं, ठीक है, मायोफाइब्रोब्लास्ट। और मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हर जगह पे फाइब्रोसिस करा देंगे, फाइब्रिन कोलेजन डेपोजिशन करा देंगे, सही है। इस वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, सिरोसिस बन रहा है, सही है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब पैथोजेनेसिस मैंने आपको यहाँ से पढ़ के सुना देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टीलेट सेल्स इनटू मायोफाइब्रोब्लास्ट, जो कि क्या रिलीज करते हैं, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर, एंड डिसरप्शन ऑफ एंड डेपोजिशन ऑफ कोलेजन टाइप 1 and 3, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस, ठीक है। वेस्कुलर आर्चिटेक्ट सारा डिस्टर्ब हो जाता है और एज अ रिजल्ट क्या हो जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो गया। अब आपको समझ नहीं आना, लिवर के अंदर आ रही थी पोर्टल वेन के जरिए सारी ब्लड सप्लाई, ये तो हो गया श्रिंक। जब ये सारा श्रिंक होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका ब्लड जो इधर आ रहा था वो नहीं आ पाएगा, तो पीछे सारा ब्लड पूल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपके अंदर क्या साइटीज डेवलप होगी, पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से आप ये डायलेट हो जाएंगी ना सारी वेसल्स, और इनके अंदर से सारा फ्लूइड जो है वो बाहर लीक करेगा इनटू पेरिटोनियल स्पेस, सही है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, फिर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से आपको पता है कैपेटमुडिजी होता था, ठीक है। अब आपको अगर प्रीवियसली याद है ये सारा कॉन्सेप्ट, पोर्टो सिस्टीमिक शंट्स बनते हैं ना आपके, जो क्या कहते हैं, ईसोफेगस के आसपास भी आपके ईसोफेजियल वेरिसेस बनने शुरू हो जाते हैं, हेमराइड्स होने शुरू हो जाते हैं, कैपेटमुडुजी, ठीक है। आपके बेली बटन के आसपास की सारी वेसल्स जो होती हैं वो इस तरह इंगोर्ज नज़र आती हैं आपको, तो ये सारा कुछ हो रहा होता है, ठीक है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन, और ऑब्वियसली जॉन्डन्स तो होगी क्योंकि हेपेटिक सेल्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, बिलीरुबिन जो है उसका लेवल बढ़ रहा होगा। मेल्स के अंदर ये गायनोकोमेस्टिया करा सकता है, ठीक है। स्पाइडर एंजियोमा, ये जो होता है ना, ये हेपेटाइटिस का एक तरह से डायग्नोस्टिक साइन होता है, मेडिसिन में हम देखेंगे। पाल्मर एरिथीमा, बेसिकली एस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म भी लिवर में हो रहा होता है ना, उस वजह से, ठीक है। तो ये सारे साइंस हैं इसके।
होपफुली आपको समझ आ गई। मॉर्फोलॉजी को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ग्रॉस में क्या है, बम्पी सरफेस है, मैंने आपको बताया क्योंकि नोड्यूल्स बन रहे होंगे ना, ठीक है, बल्जिंग रीजनरेटिंग नोड्यूल्स, उसी की वजह से। अच्छा, और माइक्रोस्कोपी पे क्या रहेंगे, थिक फाइब्रस कॉलेजनस बैंड्स, मैंने जो आपको बताया थिक फाइब्रस कॉलेजनस बैंड हैं ये सारे, ठीक है, सेपरेटिंग द राउंडेड सिरोटिक या रीजनरेटिव नोड्यूल पैरेन्काइमा, ये रीजनरेटिंग नोड्यूल्स हैं, इनको सेपरेट कर रहा होगा, ठीक है। डक्टुलर रिएक्शन, डक्टुलर रिएक्शन क्या होता है कि आपका जो पोर्टल ट्राइएड्स होते हैं ना ये वाले, ठीक है, पोर्टल ट्राइएड्स, इसमें जो डक्टल बाइल डक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी क्या हो जाना शुरू हो जाती है, प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं डक्टुलर रिएक्शन, ठीक है। दूसरा फाइब्रोसिस बहुत मैसिव होता है। फाइब्रोसिस अब दो तरह से हो सकता है कि अगर मैं ये दोबारा ड्रॉ करूं, ठीक है, फाइब्रोसिस हो सकता है कि क्या वो पोर्टल ट्राइएड से सेंट्रल वेन की तरफ फाइब्रोसिस हो रही है इस तरह, या फिर पोर्टल ट्राइएड टू पोर्टल ट्राइएड फाइब्रोसिस हो रही है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। बट ये दो तरह की पोर्टल फाइब्रोसिस हो रही होती है, ठीक है। सो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। एंड अब आखिर में देखते हैं कि तीसरी टाइप ऑफ लिवर फेलियर क्या होती है, दैट इज़ के एक्यूट ऑन क्रोनिक, ठीक है। क्रोनिक लिवर फेलियर था पेशेंट को, और उसके ऊपर फिर एक्यूट वाले कॉजेज़ की वजह से एक्यूट इंजरी होने शुरू हो गई है, मतलब डबल टाइम ख़राब होने शुरू हो गया काम, सही है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्यूट ऑन क्रोनिक लिवर फेलियर। होपफुली आपको यहाँ तक मैं समझाने में कामयाब हुआ होगा, होपफुली आपको समझ आई होगी। फॉर एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।